हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग वैदिक एज को। और ये हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का ये सेकंड चैप्टर है हमारा। हमने फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही डिटेल रूप में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 8 वीडियो में पूरा चीज़ों को कवर किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर वैदिक एज का, ठीक है, वैदिक काल का। इसका भी एटलीस्ट कम से कम 8-9 वीडियो जाएगा, बिकॉज ये चैप्टर वैसे ही लंबा है, ठीक है। इसमें हम वो बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इन सारे चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा इसमें, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से। और थोड़ा इसमें हम एक तो वैदिक लिटरेचर जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपके सिलेबस में है, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर को भी हम कम से कम एक क्लास में तो वैदिक लिटरेचर ही होगा। तो आज का ये वीडियो हमारा होगा सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हमारा वैदिक एज का। हम जानेंगे किस तरह से आर्यन आए, आर्यन के बारे में जानेंगे, ओके। और ये जो वैदिक एज है, जिन्होंने इसके ऊपर जो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अपलोडेड आपका हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में, तो वो 2 वीडियो अगर देख लिए होंगे तो ये वीडियो समझने में आसानी होगा आज का वीडियो, ठीक है। और आगे के वीडियोस जितने भी वीडियोस हैं मैं इसका बनाऊंगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए 2 वीडियो को जरूर देखें थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। बाकी तो इसको डिटेल से इतना पढ़ेंगे हम लोग कि आपके मेंस ऑप्शनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, वैदिक एज को, हिस्ट्री ऑप्शन सीरीज में, ओके। देखिए, वैदिक एज, इसका नाम वैदिक एज क्यों पड़ा है आपको पता होगा, बिकॉज नाम ही है वैदिक, मतलब वैदिक काल, मतलब वेदों से ही। क्योंकि जानकारी इसकी जो मिलती है हमें हमें इसकी पूरी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वेदों से। तो वेदों से पूरी जानकारी मिलती है। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उतना ज़्यादा मैच नहीं कर पा रहा आर्कियोलॉजी हमारे लिटरेरी सोर्सेज से। हम देखेंगे कि इस तरह से वैदिक जो लिटरेचर है, जिससे हिस्ट्री को एक तरह से इंटरप्रेट करना, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना कितना आसान है या कितना टफ है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग पूरे हम लोग बात करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में ही बात करेंगे। और वैदिक लिटरेचर पर एक सवाल भी आया, उस सवाल को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंस में सवाल पूछ चुका यूपीएससी ने, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, वैदिक के जब भी आपके दिमाग में आता हो तो एक टाइम पीरियड आपको आता होगा, वो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, ओके। बेसिकली टाइम पीरियड दिया गया है मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इस तरह कुछ फैक्ट हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मार्टिमर व्हीलर ने बोला, जब लेट हड़प्पन फेज का, जब आप देखते होंगे लेट हड़प्पन फेज का, जब आपका हड़प्पा पूरा डिक्लाइन हो जाती है लेट हड़प्पा फेज में, तो उसके बाद वाला टाइम पीरियड को सीधे कंसीडर कर देता है कि वैदिक टाइम का पीरियड है 1500 बीसी से और 600 बीसी। और एक्सेप्टेबल भी है, मतलब लोगों के द्वारा, स्कॉलरों के द्वारा इसको माना भी है कि नहीं, वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 से लेके 600 बीसी है। समझ बात को। देखिए, वैदिक एज में समझना है हर एक चीज, आपको हर एक टॉपिक को समझना है। तो इसके रिकंस्ट्रक्शन में लिखूं मैं तो आप समझिएगा, इसके इतिहास को दोहराना, इसके इतिहास को लिखना, इतिहास को जानना टोटली रूप से बेस्ड ऑन टेक्स्ट, बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। जितने ही वैदिक ग्रंथ हुए उसको हम एज ए सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब इसका हिस्ट्री हमें पढ़ना होता है। तो मेरे बात को ये होता है। देखिए, हम वैदिक एज को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, वैदिक एज का हम पहले देखते हैं टाइम पीरियड जो हमने देखा। अब देखो, वैदिक एज का टाइम पीरियड मतलब कालखंड, हिंदी में बोले कालखंड, ठीक है। जब भी आपको वैदिक सभ्यता के बारे में लिखना हो तो आप लिखिएगा, वैदिक सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए हमें डिपेंड या निर्भर होना पड़ता है वैदिक साहित्यों पर, ठीक है। ये आपको हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम बताएंगे जो आंसर राइटिंग में तो मैं बताऊंगा, वो 1-2 वीडियो आंसर राइटिंग का होगा, तो इसके लिए परेशान होना नहीं आपको थोड़ा सा भी। देखिए, टाइम पीरियड जब देखेंगे ना, तो एक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, मैं बताऊंगा क्यों बांटे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक एज कह लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड लेटर वैदिक एज। देखिए, जब हम इस टाइम पीरियड 1500 से लेके 600 बीसी के टाइम पीरियड को हम देखते हैं तो हमें कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं।
शुरुआती के स्टेज में कुछ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, बाद में कुछ और चेंजिंग हो रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में 1500 से लेके 1000 BC के जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ है समाज, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कुछ है। लेकिन 1000 से लेकर 600 बीच की बात देखते हैं तो यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कुछ है, यहाँ पे पॉलिटिकल आपके स्ट्रक्चरल देखने को मिलता है अलग अलग। तो ये हुआ कि जो अर्ली वैदिक पीरियड EVA, मतलब जब भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा EVA समझ जाइएगा, ठीक है, कि अर्ली वैदिक एज मैंने लिखा है और LVA लेटर वैदिक एज। तो स्कॉलरों ने इसको दो पार्ट में बांट दिया, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। देखिए इस अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में अगर हम समझेंगे तो इसका पूरा इतिहास, इसका पूरा हमें जानकारी मिलता है ऋग वेद से, इसलिए इस टाइम पीरियड को ऋग वैदिक काल भी बोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए लेटर वैदिक एज में बहुत सारे चेंजेस, लोहे की खोज होती है, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कुछ और है, यहाँ पे हम देखते हैं स्त्रियों की दशा बिगड़ जाती है। पहले में हम देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में तो स्त्रियों की दशा अच्छी रहती है। हम सबको टॉपिक वाइज देखेंगे, हम सोसाइटी को देखेंगे कैसा समाज था अर्ली वैदिक में, कैसा समाज था लेटर वैदिक में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल व्यवस्थाएं चल रही थी, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था चल रहा था, स्टेटस ऑफ वुमन देखेंगे, किस तरह से स्टेटस ऑफ वुमन था, ठीक है, यूज ऑफ आयरन का क्या महत्व रहा। हर एक टॉपिक को एकदम एक्सटेंसिव रूप से, एकदम वाइड रूप से हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, नहीं मतलब आगे आने वाले वीडियो में। मेरे बात को, आपका वैदिक से कहीं भी सवाल आपका ऑप्शनल हो या कहीं पे हो, सवाल नहीं छूटेगा, इस चीज का आपको परेशान नहीं होना। देखिए अब भाई वैदिक सभ्यता, ये वेद है, लिखा कौन? तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने तो जाना इतना चीज। अब वैदिक सभ्यता के ओरिजिन के बारे में एक टाइम पीरियड देखा, वैदिक सभ्यता का ओरिजिन के बारे में क्या है, वैदिक सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, किस लोगों ने उद्भव किया। देखा हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा विवादित रहा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा विवादित रहा। तो भाई अब वैदिक सभ्यता को समझेंगे कि भाई इसको किसने ओरिजिन किया, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, और यहाँ इसमें रहने वाले लोग कौन थे, हर एक चीज हमें जानना है। तो इसके लिए हम देखते हैं ऋग्वेदा को, क्योंकि आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मैंने बोला बहुत ही कम मात्रा में, केवल आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं, OCW और PGW, पेंटेड ग्रे पोर्टवेयर और आर्च वेयर आपको देखने को मिलते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि OCW आपको और PGW के वेयर आपको देखने को मिलता है, और अब तो ओरिजिन में, आप चीजों को पता लगा पाना मुश्किल है, इसलिए ऋग्वेद पे हम डिपेंडेंट है टोटली रूप से। तो ऋग्वेदा की बात करें, ऋग्वेदा में एक आपको नाम दिखाई पड़ेगा बार बार, आर्यन। 33 बार इस आर्यन शब्द का उल्लेख है। भैया ये आर्यन कौन थे, हु वर आर्यन? आर्यन कोई जाति है, आर्यन कोई एक स्पीसीज है, कौन थे आर्यन? आर्यन के बारे में समझना, और इसके बारे में बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग स्कॉलरों का डिफरेंट ओपिनियन रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही एक तरह से डिबेट रहा है, डिबेट एमंग फिलोलॉजिस्ट। अच्छा फिलोलॉजिस्ट मतलब मीन्स क्या होता है? देखिए फिलोलॉजिस्ट होते हैं वो जो लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, जो पुराने लैंग्वेज है उसको स्टडी करते हैं। तो आर्यन लोग कौन से भाषा बोलते थे, और वो भाषा कहाँ बोली जाती है अभी, और वो भाषा किनसे मिलती जुलती है, इन चीजों को अगर हम देखा जाए तो फिलोलॉजिस्ट लोग के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट रहा। कोई बोल रहे इंडो ईरानियन, कोई बोल रहे इंडो यूरोपियन बोल रहे हैं, ये कंडीशन रहा है इनके बीच में। हाँ आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान रखिएगा, समझना आपको। देखिए आर्यन शब्द का उल्लेख सबसे पहले बार मैक्स मुलर ने बोला किया, ठीक है। आर्यन शब्द का सबसे पहली बार अगर जिक्र किया तो मैक्स मुलर ने किया 1853 में। जैसे फैक्चुअल चीजें हैं, आपको ध्यान रखिएगा। बट एक बात, ये जो आर्यन है कोई रेस मीन्स कोई जाति नहीं है, ना ही कोई कास्ट है, ना ही कोई रिलीजन है, ना ही कोई इथनिक ग्रुप है। देखिए आर्यन जो शब्द है, आर्यन जो अब है, ये कोई जाति कोई धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है,
आर्यन बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, जो अपने आप को नोबल समझते थे, जो अपने आप को सुपेरियर समझते थे, उन्होंने अपने आप को आर्यन कहलाना पसंद किया। और ये ध्यान रखिएगा आर्यन के बारे में, ये हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही एक तरह का ये लिंग्विस्टिक टर्म है आर्यन। ठीक है, लिंग्विस्टिक टर्म है आर्यन। अभी हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे आर्यन के बारे में। देखिए यहाँ पर तो ये पूरा हो चुका है, मैं आगे लिखता हूं। क्या है ये? एक तरह का ये लिंग्विस्टिक टर्म है। लिंग्विस्टिक टर्म मतलब क्या हुआ आपका? एक तरह का भाषा सूचक शब्द है। लोगों ने अपने आप को आर्यन बोला क्योंकि अपने आप को ये क्या समझते थे, मैं मीनिंग लिख दूं। आर्यन शब्द का जो अगर मीनिंग देखते हैं संस्कृत में होता है श्रेष्ठ, कुलीन, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, जो सुपेरियर है, अभिजात वर्ग है। तो जो लोग अपने आप को सुपेरियर समझे, जो लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझे, कुलीन समझे, जो अपने आप को प्योर ब्लड समझे, उन्होंने अपने आप को आर्यन कहलाना पसंद किया। और वही आर्यन वैदिक सभ्यता के सिविलाइजेशन पे, कहने का मतलब कि पूरे उत्पत्तिकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है कि भाई आर्यन थे कौन, आए कहां से थे? आर्यन जो, चलो ठीक है, जाने कि आर्यन एक शब्द है। आर्यन किसी, कोई भी लोग अपने आप को आर्यन बोल रहा है उस समय, जैसे कि हिटलर ने भी अपने आप को आर्यन बोला था। हिटलर ने जो यहूदियों के साथ जो किया वो बहुत ही एक तरह से निर्मम, जो एक तरह से आप काम कांड किया इसने हिटलर ने। आपको पता होना चाहिए कि यहूदियों को कंसंट्रेटर कैंप में आप डाल के मार दिया बहुत सारे यहूदियों को। तो वो क्रिश्चियन और यहूदी के बीच में नहीं था। वो हिटलर अपने आप को आर्यन समझता था कि हम आर्यन हैं, हम प्योर ब्लड हैं। और जो यहूदियां हैं ये आर्यंस नहीं है, नन आर्यंस है। आर्यन और नन आर्यंस के बीच में ये सारे कांड हुआ। सुनिए बात को। तो नन आर्यन एक तरह का लिंग्विस्टिक टर्म है जो कि आप ध्यान रखिएगा इंडो यूरोपियन भाषा का एक ब्रांच है, इंडो ईरानियन या इंडो आर्यन। देखिए आप पूरा लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे ना, हम भी तो यहाँ, हम लोग तो यहाँ पे करने वाले नहीं है लैंग्वेज का अध्ययन, हमारा वो सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है। पूरा भाषा का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं समान रूप से तो बोले जाने वाली भाषाएं जो होती है उस रूप में पूरा मेंटेन किया जाता है। तो इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज है, उसका इंडो ईरानियन, इंडो आर्यन लैंग्वेज आता है। और इसी में आपका लैंग्वेज आता है संस्कृत। ठीक है, इसी में लैंग्वेज आता है संस्कृत। तो आर्यन का, आर्यन जो ऋग्वैदिक काल आप देखें, ऋग्वेद जो लिखा हुआ सारे संस्कृत में लिखा हुआ, तो उसको जोड़ा कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज था, इंडो ईरानियन लोग थे और उन्होंने इस अपने आप के लिए आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया। समझ रहे बात को? अब देखिए बात यहाँ पे आता है सबसे महत्वपूर्ण जो आता है समझना है उस चीज को, क्या समझना है? वेयर, कहां से आए आर्यन, ये आखिर यहाँ पे आके क्यों बसे, इंडिया के इस रीजन में क्यों आके बसे, और ये आए तो आए कहां से आए? सबसे बड़ा ये और भी ज्यादा विवादित चीज, इसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग स्कॉलरों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा, हमेशा अलग अलग मत रहा। उस चीज को हम लोग समझेंगे। समझ रहे बात को? देखिए, तो इस चीज को आपको समझना है। तो अगर मैं आपको लिख दूं पहले वेयर, तो नो कंसेंसस बिटवीन द स्कॉलर। ठीक है, ऑन ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। मतलब आप समझ गए उन बात को कि जो आर्यन कहां से आए, उनका ओरिजिनल होम कहां था, इसके ऊपर कोई भी तरह का कंसेंसस देखने को नहीं मिलता। अलग अलग आपके स्कॉलरों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा। उन सारे मतों को देखेंगे हम लोग किनका क्या मत रहा। ठीक है, चलिए पहला जो थ्योरी है यूरोपियन थ्योरी। ठीक है, पहला थ्योरी जो आपके सामने आता है वो है यूरोपियन थ्योरी। अब इस यूरोपियन थ्योरी के प्रतिपादक, इस यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर, फेवर करने वाले हैं विलियम जोन्स।
विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर और मैं बोलूं गिल्स, गिल्स महोदय ऑफ हंगरी। देखिए अभी हम लोग आर्यन के बारे में देख रहे हैं, हालांकि ये ज्यादा ये आप ध्यान रखिए कि आर्यन के बारे में अभी तक ऐसा नहीं है कि सवाल आया है, ऐसा सवाल नहीं, क्योंकि देखिए जो विवादित टॉपिक रहेंगे, जिसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं, जिनके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, वो सारे सवाल नहीं आते हैं। जैसे हड़प्पा के ओरिजिन से लेके सवाल रेयर केसेस में पूछा ही नहीं, आई थिंक कभी यूपीएससी तो नहीं पूछा हड़प्पा के ओरिजिन के रूप में। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो अब लेकिन फिर भी आपको जानना है, आपको चीजें रिलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यूरोपियन थ्योरी देने वाले हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स और गिल्स हो गए और पीएस नेहरिग हो गए। पीएस नेहरिग जो कि आपके अगर रसिया के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने थ्योरी जो दिया, इन्होंने बोला कि जो आर्यन थे वो मेनली रूप से यूरोप के थे, मेनली रूप से यूरोप के थे। यूरोप मतलब ये जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इधर का, ठीक है भाई, यूरोप के थे। कैसे आप बोल दिए कि यूरोप के थे, आखिर क्या रहा कि ये यूरोप के थे? तो उन्होंने बोला, देखिए मैं आगे लिखता हूं इस पेज में, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, देखिए वीडियो, ये फर्स्ट वाला वीडियो है, आपका एक तरह से बेस तैयार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे किस तरह से वैदिक टेक्स्ट पर हम लोग निर्भर हैं, और वैदिक टेक्स्ट किस तरह कितना ज्यादा यूजफुल भी है हमें इतिहास को समझने में। वैदिक टेक्स्ट का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, साथ ही साथ चारों वेदों को देखेंगे, और भी जो भी उपनिषद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, सारे चीजों को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पे समझना है, ये जो यूरोपियन थ्योरी है भैया, इसका बेसिस क्या रहा, इनका जो आधार रहा यूरोपियन थ्योरी का, वो है भैया, इन स्कॉलरों ने कॉम्परेटिवली स्टडी किया किस चीज का, लैंग्वेज। समझ बात को, जो लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक चीजें हैं, लिंग्विस्टिक में लिख दूं, इनके इनके भाषाओं में क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, उनका बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से लिंग्विस्टिक स्टडी किया गया स्कॉलरों के द्वारा। तब उन्होंने देखा कि देखो भैया, ये जो संस्कृत है, ये जो ग्रीक है, ये जो लैटिन है, ये जर्मन है, ये सारे एक फैमिली के भाषा है। कौन फैमिली के हैं? इंडो यूरोपियन। देखिए जब जो यूरोप में जो लैंग्वेज चल रहा था, ग्रीक लैंग्वेज, ये सब लैटिन लैंग्वेज, इसमें सारे लैंग्वेज चल रहे थे, जर्मन लैंग्वेज चल रहे थे, तो क्या हुआ कि जब उन लोगों ने इंडिया को एक तरह से इंडिया के ऊपर उन्होंने जब शासन करना स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ा, हम लोग लैंग्वेज को देखा, संस्कृत को देखा, तो उनको लगा कि ये लैंग्वेज हम लोग से मिलता जुलता है। तो एक तरह बोला कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक ब्रांच है और संस्कृत भी उसी का है। तो ठीक है भाई, अच्छा है। तब उन्होंने वेदांत को डिस्कस किया, वेदांत को बहुत ही डिटेल से पढ़ा, और वेदांत के अंदर बहुत सारे सिमिलरिटी मिले इनको, सिमिलरिटी एंड कॉग्नेट्स वर्ड। कॉग्नेट्स वर्ड मतलब, कॉग्नेट्स वर्ड मतलब क्या हुआ? सिमिलर रिलेटेड वर्ड, मतलब एक जैसा ही संबंधित वर्ड आपको देखने को मिला यूरोपियन लैंग्वेज का वर्ड और संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड। कैसे भैया? मैं आपको बता दूं, देखिए मातरी, मातरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में, लेकिन मैटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैटर कहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग? लैटिन में। ओके, देखिए और देखते हैं हम लोग पितरी। पितरी मीन्स क्या होता है? फादर होता है। और हम लोग देखिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अगर हम बात कर देंगे लैटिन में, तो पैटर का। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए अगर मैं बात कर दूं आपको, इनर, इनर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, हेटाइट जगह है, हेटाइट उस समय एक जगह था, ध्यान रखिए, तुर्की में, तुर्की भी यूरोप में है, उसमें सब बोला कि देखिए जो हेटाइट इनार इस्तेमाल हुआ है
वो इंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ, इंद्र के लिए। और इंद्र का इस्तेमाल पुरंदर के रूप में, इंद्र के रूप में आपका वेदांत के अंदर हुआ। तो इन भाषाओं के आधार पर उन्होंने बोल दिया कि भैया यूरोप से आए थे आर्यन, आर्यन यूरोप से चारागाह की खोज में आए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बस गए। और ये बस गए किसके बाद, तो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद। यूरोपियन थ्योरी था, सही बात। अभी थ्योरी को सबको समझना है, जब आपको लिखना होगा ना तो इन सारे चीजों को एक साथ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। यूरोपियन थ्योरी, मैं एक लाइन खींच दूं बीच में। अब मैं इधर लिखूंगा, ये मैंने क्या कर दिया, सेंट्रल एशियन थ्योरी, ठीक है। देखिए सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, सब विद्वानों ने इस थ्योरी को माना, सेंट्रल एशियन थ्योरी को। और सेंट्रल एशियन थ्योरी से भी आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, कुछ अभिलेख भी मिलते हैं जो सेंट्रल एशियन थ्योरी को बताते हैं। समझ रहे बातों को। अब देखिए सेंट्रल एशियन थ्योरी समझना है कि मध्य एशिया, आर्यों का निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या है इसके प्रतिपादक, इसके सपोर्टर है मैक्स मुलर, जिन्होंने आर्यन शब्द का इस्तेमाल 1853 में किया था सबसे पहली बार। अर्नेस्ट मेयर हैं। ओके, आप देखिए समझना बात, तो एक एक चीज को ध्यान से। अब इसने कैसे किया भाई, इसका क्या आधार रहा, सेंट्रल एशिया कैसे बता दिया। इन्होंने सबसे अच्छा क्या दिमाग लगाया, इन्होंने अवेस्टा, जैन अवेस्टा का नाम सुना होगा, एक ईरानीय ग्रंथ है, ईरानियन ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है, ठीक है। अवेस्टा, अवेस्टा का अध्ययन किया और एक तरफ वेदांत का अध्ययन किया, वेदांत वेद, वेद का अध्ययन और अवेस्टा का अध्ययन किया। और कहा, आधार क्या दिया, मैं लिख दूं यहां पे तो जगह नहीं है बट मैं लिख देता हूं। इन्होंने आधार दिया नॉट ओनली वर्ड्स बट कंसेप्ट। बोला भाई ये दोनों जो ग्रंथ हैं इनके केवल शब्दों में आपका सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलता, इनके कंसेप्ट में भी सिमिलरिटी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका कंसेप्ट भी, जिनका अर्थ भी सेम निकलता। समझ रहे बातों को। जैसे यहाँ पर देखिए मैटर था, तमात्री है, पीटरी है, पाटर, उस तरह से आपको लग रहा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पर नॉट ओनली वर्ड बट ऑल्सो द कंसेप्ट हियर। और देज आर, और ये कंसेप्ट थे, उन्होंने बोला कि ये सारे वर्ड हैं जो इंटरचेंजेबल आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये वर्डों का उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन आता गया। आप देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप उच्चारण कुछ करते हैं, आगे कहीं पे अलग राज्य में चल रही है तो उसका उच्चारण कुछ और हो रहा है। समझ बातों को। तो जैसे कि देखिए हम लोग क्या है, अगर हम लोग इधर की बात करते हैं, बिहार यूपी के भाषाओं की बात करते हैं, तो स्कूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हरियाणा वाले की तरफ देखिए स्कूल बोलते हैं, स्कूल, स्कूल बोलेंगे। स्पीड को देखो हम लोग बोलते हैं स्पीड को क्या, स्पीड, उन लोग बोलते स्पीड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आ लगा दे रहे हैं, उन लोग आ नहीं लगा रहे। तो ये समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि इंटरचेंजेबल है, जो ईरान में ईरानियन टेक्स्ट अवेस्टा है उसमें एच जो शब्द है, हम लोग वेदांत में उस शब्द का इस्तेमाल एस के रूप में किया। उनके एच शब्द को अगर हटा के एस कर दें तो पूरी अर्थ मिलता है। कैसे मिलता है बता दो मुझे। देखो कहा, देखो ऐसा बात है कि हेप्टा शब्द इस्तेमाल हुआ है आपका अवेस्ता में, जैन अवेस्टा जो आपका ग्रंथ है उसमें हेप्टा शब्द का इस्तेमाल किया गया, हेप्टा। अच्छा हेप्टा में एच हटा देंगे, हेप्टा हिंदू का, पूरा हेप्टा हिंदू में लिख दूं। अब एच की जगह में एस कर देता हूं तो क्या जाएगा, सेप्ता सिंधु, सप्त सिंधु का इस्तेमाल हुआ। वेदाज में देखिएगा कि जो आर्यन का जो मेन रहने का जो जगह था इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पहले जो बसे थे आर्यन लोग, सबसे ज्यादा जो आर्यन लोग कंसंट्रेटेड थे एक जगह, वो था सप्त सिंधु वाला प्रदेश। 7 रिवर वहीं पे हैं, आप देख सकते हैं। इन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड घगर, सरस्वती रिवर था। तो ये सातों नदियों का जो संगम है, सातों नदियां जो एक जगह है, संगम नहीं एक जगह जो है, उन पूरे एरियाज में ये आपका वैदिक आर्यन रहे थे। सप्ता सिंधु, उन्हें बोला देखो अहूरा शब्द इस्तेमाल हुआ है अवेस्ता में, अहूरा,
एच हटा के एस करो, असुरा। इनके ऊपर मतलब ये भाषा बोल रहे हैं लोग तो वहीं से आए हैं। अब ये कंसेप्ट भी सही है ना, हौमा, हौमा, यहाँ पे सोमा, सोम देवता को उल्लेख है ना, दाहा, दासा, दास, दसराज युग का वर्णन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी में अगर आप बात करेंगे तो सेंट्रल एशियन थ्योरी में बोला गया, देखिए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया किसको बोलेंगे, ये जो ब्लैक सी है, कैप्सियन सी है, ये जो एरिया है, काकाकस माउंटेन, ये जो एरिया है, उराल पर माउंटेन, ये सा जो एरिया है वो है नॉर्थ ब्लैक सी के नॉर्थ वाला पार्ट है, ये होता है आपका सेंट्रल एशिया थ्योरी। बात समझ रहे हैं। तो वेद, वेद के अंदर जो कहीं ना कहीं वेदांत जो है क्लोज कनेक्शन आपको दिखाता है ईरान के साथ, ठीक है। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि कब इंडो ईरानियन, इंडो आर्यन क्यों अलग हुए, वहां से क्यों इंडिया में आए, इस चीज के बारे में कोई भी इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये पता चलता है कि उन लोग सेवरल वेव्स में आए। सेवरल वेव्स मतलब कि एक बार नहीं आ गए पूरा, वो लोग एक बरसों बरसों, 100 सालों में, 150 सालों में एक ग्रुप बाय ग्रुप आए और ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बसे, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, समझ रहे बातों को। अब अलग अलग और भी व्यूज आपको मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण है भैया, देखिएगा यहाँ पे, तो हाँ यहाँ बचिए, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, फिर मैं अभी आ जाऊंगा इंडियन थ्योरी पे। आर्कटिक, अब कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने बोला कि आर्कटिक क्षेत्र से आया, और वो हमारे इंडियन है, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता डॉक्टर विजय तिलक। डॉक्टर विजय तिलक ने बताया कि जो आर्यन है वो आर्कटिक प्रदेश से आया। आर्कटिक प्रदेश, अच्छा आर्कटिक प्रदेश तो ऐसे तो नहीं बोल दिए होंगे, अपने मन से तो नहीं बोल दिए होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ बेसिस दिया होगा। इन्होंने जो आधार दिया, बोला देखो ये वेदाज है ना, वेद है ना, वेद में लिखा गया है 6 महीने का दिन, 6 मंथ का डेज एंड 6 मंथ का नाइट। 6 महीने लंबे दिन, लॉन्ग डेज होता है, मतलब 6 महीने ऐसा समय रहता है कि दिन लंबा होता है, और 6 महीने ऐसा समय रहता है कि रातें लंबी होती। मतलब बोला कि ईच डे लॉन्ग एंड ईच नाइट लॉन्ग, 6 मंथ वाला, और ये वाला तो भाई आपको आर्कटिक में देखने को मिलता है। आर्कटिक प्रदेश में देखिएगा 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात आपको होता है, तो ये थ्योरी रखा। पर हालांकि ये सारे कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है जितना सेंट्रल एशियन कंसेप्ट क्लियर है। सेंट्रल एशियन कंसेप्ट को बहुत लोगों ने भी माना और मानना भी पड़ेगा, ये कंसेप्ट बहुत ही सही है। अब हम आएंगे जो आपका जो है वो आएगा इंडिजीनियस थ्योरी। जैसे मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर बताया था किस तरह से कुछ ग्रामीण संस्कृतियां थी, कुछ सोथी कल्चर हो गया, चोलिस्तान कल्चर हो गया, ठीक है। तो किस तरह से उन थ्योरियों से जोड़ दिया गया, उन ग्रामीण संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को जोड़ दिया गया कि उनसे ही हड़प्पा सभ्यता बनी है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो अर्बनाइजेशन देखते हैं, वो ग्रामीण संस्कृतियां ही धीमा धीमा जाके शहर का रूप ली थी, फुल फ्लेज टाउन का रूप ली थी। तो कुछ लोगों ने जैसे कि अमलानंद घोष थे, ठीक है, आर के मुगल थे, उन लोगों ने इंडिजिनियस थ्योरी का सहारा लिया। अब इसमें भी वैदिक वाला में भी कुछ लोगों ने इंडिजिनियस थ्योरी को बोला, पर देखो ऐसा बात है कि आर्यन है ना इंडिया में ही थे, और इंडिया से ही आर्यन, मतलब इंडिया के आर्यन ने ही इंडिया में बसे, और ये इंडिया के ही थे। ओरिजिन ऑफ आर्यन क्या बता दिया, इंडिया। देखिए एक डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद एंड अविनाश चंद्र दास, एसी दास, इन्होंने बोला कि जो आर्यन है वो सप्त सिंधु प्रदेश में। देखिए सप्त सिंधु का उल्लेख है 12 वेद में, वेद के अंदर सप्त सिंधु, सप्त सैंधव का उल्लेख है। तो कहते देखो सप्त सैंधव का उल्लेख है, सप्त सिंधु का उल्लेख है, तो आर्यन सप्त सिंधु के ही निवासी थे, ये कहीं से आए नहीं थे। समझ रहे बात हुई, कहीं से आए नहीं थे, यहाँ के ही निवासी थे। ओके, सप्त सिंधु वाला प्रदेश में आपको यहाँ पे मैप में बता दूं, झेलम, चिनाब, रावी,
ब्यास, सतलज, इंडस, ओके, घाघरा, हकर रिवर, ये 7 नदियां हो गई ना। घाघरा जिसको सरस्वती रिवर बोलते थे, घाघरा, हकर रिवर, ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया है, दिस इज द कोर एरिया ऑफ वैदिक आर्यन। ये कोर एरिया मतलब कहने का तो यहीं पे ज्यादा कंसंट्रेटेड थे आर्यन लोग। डेट इज सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। समझ रहे बात को? देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश। किन्होंने बोला भाई सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में? डॉक्टर संपूर्णानंद एंड एसी दास। मैं भी सारे थ्योरी को जरूर मुझे बताना है, मेरा बिना थ्योरी के सारे चीज कंप्लीट नहीं होंगे। एक ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देशा, उल्टा में लगे, मुझे इधर लिखना था, कोई बात नहीं। ब्रह्म ऋषि देश बोला नहीं, जो आर्यन है ना ब्रह्म ऋषि देश था। कौन? गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा का कहना है कि जो ये आर्यन है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। जब ब्रह्म ऋषि प्रदेश क्या हो गया, कहां वाला एरिया को ब्रह्म ऋषि प्रदेश उन्होंने बोला? क्योंकि ब्रह्म ऋषि प्रदेश का बारे में चर्चा भी वेदास के अंदर मिलता है। और वो जो एरिया है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं पहले, इस कलर में अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए जो यहां पर गंगा, इधर यमुना, ठीक है, समझ ना बात को? कहां चला गया भाई, आ जाओ। हाँ देखिए, बोला जो ये जो एरिया है गंगा और यमुना के कॉन्फ्लिक्ट्स पर, मेरे ब्रह्म ऋषि प्रदेश के बारे में, गंगा एंड यमुना कॉन्फ्लुएंस। ऐसा है, गंगा और यमुना जो नदी है उसके अगर हम बात करें, उसके दोआब क्षेत्र बोल दें, उसे कॉन्फ्लुएंस की बात कर दें, तो वो जो एरिया बोला उसको बोल दे भैया तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश था और आर्यन यहीं से आए थे। समझ बात को? आर्यन यहीं से आए थे। तो इन्होंने वेदाज का सहारा लिया, वेदाज के अंदर जो चीज था वो चीज बोल दिया, ठीक है। कुछ संस्कृत भाषाओं का भी उल्लेख कर दिया इन्होंने। समझ रहे बातों को? देखिए ये हो गया हमारा ब्रह्म ऋषि प्रदेश। देखिए जब इसको लिखना होगा ना आपको, ओरिजिन ऑफ आर्यन के बारे में अगर लिखना हो जाए तो सारे थ्योरीज को एकदम फ्लो में लिखना है, ठीक, फ्लो में लिखना है। ऐसे टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन फ्लो में लिखना मैं बताऊंगा। अब देखिए एक और आ गए राजबली पांडे जी। राजबली पांडे जी का क्या कहना है समझिएगा, सुनिएगा उनकी बातों को। कि मध्य देशा से आया है। कहां से आए हैं? कहां चला गया यार, ये तो बहुत नौटंकी कर रहा है। चलिए मध्य देशा, फिर मध्य देश, ये वाला एरिया को बोला मध्य देश। यहां पे कलर, चलिए मध्य देश। ये मध्य देश वाला जो कंसेप्ट है, बोला कि जो आर्यन है वो मध्य देश से आए हैं, और ये मध्य देश वाला जो कंसेप्ट वो देने वाले हैं राजबली पांडे। समझ रहे हैं बातों को? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फेवर में बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया देखो इंडियन सब इंडिजीनियस थे, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यूरोपियन थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सेंट्रल एशियन थ्योरी है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू जो है, वाइडली एक्सेप्टेड है, वो है इंडो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोप वाला क्षेत्र है, आप बोल सकते हैं आपकी वेस्टर्न एशिया जो आपको बोलने वाला जो क्षेत्र है वो आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। मतलब ये जो एरिया, ये मतलब यहां से आप ले लीजिए ना, यहां से पूरा ये जो ए वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल एरिया है। ईस्टर्न यूरोप का बात बोल दीजिए, ठीक है, या ब्लैक सी के थोड़ा सा नॉर्थ में बात कर लीजिए, या वेस्टर्न एशिया आपका सेंट्रल एशिया थ्योरी कर लीजिए, तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये वाला रीजन। कि आर्यन यहीं से आए चारागाह की खोज में इंडिया, और यहाँ पे आके बसे। दे आर पेस्टोरल नोमैड्स। ये कैसे थे? ये चारागाह, ये एक तरह से चरवाहा ग्रुप के थे, और एक तरह से इन्होंने नॉर्थ इंडिया में क्यों आए? इन्होंने चारागाह की खोज में। समझ रहे बातों? आगे चलते हैं। आगे जो हम कंसेप्ट को समझेंगे वो है, हमने ऑलरेडी, हाँ एक चीज मैंने छोड़ दिया, मैं उसको भी बता ही दूं, ठीक है। यहां पर एरिया क्या है? ये क्या है? तिब्बत है। क्या है? तिब्बत।
हमारे दयानंद सरस्वती जी बोलना, दयानंद सरस्वती साहब का बोलना है। बहुत ही गंदा लिखा है यार, कोई बात नहीं। दयानंद सरस्वती, इन्होंने बोला कि जो आर्यन वो आए हैं तिब्बत से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चीजों को समझिएगा कि इतना थ्योरी रहते भर में भी अभी तक नो कॉन्सेंसस अमंग द स्कॉलर ऑन द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। आर्यन का मुख्य निवास स्थान कहाँ था, इस चीज के लेके बहुत ज्यादा अभी तक विवाद है। अभी तक विद्वानों के बीच में सर्वसम्मति नहीं बन पाया, इसलिए बहुत ज्यादा विवादित टॉपिक भी रहा, विवादित डिबेट भी रहा है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। आर्यन के ओरिजिन के बारे में मैंने बता दिया, आर्यन का होम के बारे में बता दिया, आर्यन क्या था मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे तो हम लोग बहुत ही जो हमारा मेन सिलेबस के अंदर है उन चीजों को ज्यादा डिस्कस करेंगे ना। ऑलरेडी हमने इसको बहुत ज्यादा खींच दिया। सोर्सेज, सेकेंड जो टॉपिक है हमारा भाई सोर्सेज। हमने देख लिया कालखंड, देख लिया अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया आर्यन के बारे में। अब देखेंगे स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। हमें इंडस सॉरी वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक एज के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो एक सोर्सेज आएगा लिटरेरी, जिसको बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। लिटरेरी सोर्स में आप जानते हैं, लिटरेरी सोर्स में क्या है? वेदाज, वैदिक टेक्स्ट, यही है लिटरेरी सोर्स में। यही अगर हम देखेंगे कि आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या है? आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, कुछ वस्तुएं मिले हैं, कुछ स्क्रिप्ट मिला है, ठीक है, कुछ अभिलेख मिला है, तो उसके आधार पे इतिहास भी निकाला जाता है। जैसे कि आप पूरे स्टोन एज में चल रही ना, स्टोन एज में तो कोई साहित्यिक साक्ष्य ही नहीं, उसमें लोगों को लिखना भी नहीं आता ना। वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल का टाइम है। और स्टोन एज के समय में क्या जानकारी मिलता है कि शिकार करते थे, सब पत्थर देख देख के हम लोग करते हैं ना कि देखो ये पत्थर था, इस तरह से था। तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बात करेंगे तो हम दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। हिंदी वाले अब चीजों को समझिएगा, मैं हिंदी में ही पूरा बोल रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं इंग्लिश में। पोट्री मीन्स मिद्रभांड। समझ बातों को, देखिए समझिएगा चीजों को अच्छे तरीके से। देखिए इंस्क्रिप्शन है ना, अभिलेख। अभिलेख आपको दो अभिलेख का चर्चा मिलेगा, दो अभिलेख महत्वपूर्ण है। पहला जो अभिलेख उसका नाम है एशिया माइनर या मितनी अभिलेख, मितनी। और बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई। समझ बात को, नाम देखिए, एशिया माइनर बोल दे, मितनी का अभिलेख बोल दे, बोगज कोई का अभिलेख बोल दे। हिंदी लिखते हैं बोगज कोई, बोगज कोई। देखिए ये जो लिटरेरी सोर्स वाला, इसको तो हम कल देखेंगे, पूरे एक घंटे का वीडियो आएगा, इसमें पूरा वैदिक टेक्स्ट को देखेंगे। क्यों हमारा यूजफुल है? क्योंकि इसमें पूरा इतिहास है हमारा वैदिक सभ्यता का। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे अभी। ठीक है, 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको लिखना है नहीं। आपको अगर सोर्सेज के बारे में लिखना पड़ेगा तो कुछ कुछ चीजें लिख दीजिएगा। ठीक है, एशिया माइनर जो अभिलेख है भैया, और बोगज को इंस्क्रिप्शन है भैया, उसमें आपको एक चीज देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इसमें क्या लिखा हुआ, हमें क्यों, हमें वैदिक सभ्यता में क्यों देख रहे हैं हम तुर्की का अभिलेख क्यों पढ़ रहे हैं? तुर्की का अभिलेख है 1400 बीसी के आसपास का अभिलेख है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको? 1400 बीसी का अभिलेख को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए टाइम पीरियड वैदिक सभ्यता का 1500 से लेकर 600, तो टाइम पीरियड तो उसी में बीच में आ गया। यह अभिलेख में क्या है समझिएगा, इसमें दो राजाएं का उल्लेख है। हित्ती किंग, हित्ती एक साम्राज्य, हित्ती साम्राज्य नहीं, कोई भी किंगडम है, राज्य है छोटा, जो भी समझिए। सुबालीमा, उस राजा का नाम क्या है? सुबालीमा, हित्ती के राजा सुबालीमा। एंड मित्ती जगह है, ये सब टेरिटरी है, प्रोविंसेज हैं। मित्ती के राजा मत्यूजा।
देखिए साफ साफ मेंशन है कि हित्ती के राजा सुबालिमा और मित्ती के राजा मती उजा के बीच में संधि हुआ है। इनके बीच में बहुत झगड़ा चलता था, बीच में संधि हुआ, और वो संधि जो हुआ ना, देखिए अच्छा ये हमने हित्ती हिटाइट के बारे में भी बात किया था ना, तुर्की में, यूरोप में, यूरोपियन थ्योरी, समझ रहे बात को। तो हित्ती राजा सुबालिमा और मित्ती राजा मती उजा के बीच में भैया हुआ है ट्रीटी। ट्रीटी मतलब हुआ है संधि। और इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में खाया गया कसम, मतलब लिया गया साक्षी, साक्षी माना गया। साक्षी किसका माना गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि साक्षी माना गया। बोला कि देखो हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, मैं ऐसे में समझा रहा हूं, मतलब संधि में जो चीजें हुआ उसमें साक्षी माना गया देवताओं का, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, इन 4 देवताओं को साक्षी मान के संधि किया गया इन दोनों के बीच में। और इन 4 देवताओं का उल्लेख हम देखते हैं ऋग्वेदाज के अंदर। तो स्कॉलरों को लगा कि अरे यार 4 राजाओं का नाम उल्लेख है यहाँ के इंस्क्रिप्शन में, यहाँ के अभिलेख में, और यही हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ओ तो कंफर्म है कि आर्यन यहीं के थे, तुर्की के आसपास का क्षेत्र जो आप यूरोप वाला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ के थे। इन्होंने ये समझा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो साक्षी जो आप रिलीजन के बेस पे कैसे कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पे भी ये देवता का प्रचलन होगा। ओके, ये हुआ। अब सेकंड जो अभिलेख है उसके बारे में देखिए, ये पोट्री में 2 दिखाई पड़ेगा, पीजीडब्ल्यू और ओसीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मिद्रभांड, ठीक है। ओसीडब्ल्यू अगर मैं बात करूं ऑर्च कलर वेयर, ऑर्च कलर वेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गेरु रच्ची मिद्रभांड, गेरु रच्ची मिद्रभांड, ठीक है। तो ये मिद्रभांड है, पोटी ट्रेडिशन जो मैंने बताया था हड़प्पा में भी किस तरह से, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो एक सभ्यता आती है, एक कल्चर आता है, वो इन पोटरियों का निर्माण बहुत ही करता है। हम उसको देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, इस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक जो अभिलेख है उस अभिलेख का नाम ही है कसाइट अभिलेख, कसाइट, कसाइट इंस्क्रिप्शन, समझ रहे बातों को। अच्छा, कसाइट इंस्क्रिप्शन है ईरान का, ईरान आता है सेंट्रल एशिया में, ईरान आता है सेंट्रल एशिया में। ईरान में है अवेस्टा, अवेस्टा को हमने पहले ही कंपेयर किया बेदाज से। तो कसाइट इंस्क्रिप्शन जो है ईरान का है, इसमें 1600 बीसी का है, इसमें साफ साफ मेंशन है, मतलब आपका वैदिक सभ्यता से 100 साल पहले का है। इसमें साफ साफ मेंशन है ए ब्रांच ऑफ ईरानी आर्यन, ईरान के आर्यनों का एक शाखा केम टू इंडिया, इंडिया आई, मतलब गई, यहाँ पे केम मैंने लिख दिया, मतलब इसमें साफ साफ मेंशन है कि एक शाखा ईरानियन आर्यन का, ईरानी आर्यन का इंडिया की तरफ गई है। मतलब इंडिया नहीं, मतलब जो भी उस समय इंडिया को बोलते होंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोलते होंगे, वो ये साफ साफ अभिलेख का साइट में दिया गया। देखिए 1600 बीसी में गया है और 1500 बीसी से हम लोग देखते हैं डेट, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज थोड़ा आपका प्रूफ देता है, ठीक है। ये आपका हो गया आपके इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये 2 छोटे टॉपिक हैं, उसको हम लोग कभी कवर कर लेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कर लेंगे। अब कल जो हमारा महत्वपूर्ण है लिटरेरी सोर्सेज वेदाज, ये आपके बीपीएससी सिलेबस जो आप देखिएगा हिस्ट्री ऑप्शन का, उसमें फर्स्ट में लिखा गया वेदाज के अंदर वैदिक लिटरेरी सोर्स, कुल मिला के लिटरेरी सोर्स को पढ़ना है, सोसाइटी को पढ़ना है, रिलीजन को पढ़ना है। अब हम कल देखेंगे वेदाज के बारे में, वेदाज क्यों इंपॉर्टेंट है, वेदाज से कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं जानकारी को, उन चीजों को देखेंगे कल के वीडियो में। और कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस चीज को समझिएगा। तो कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो भी आ जाए, मुझे टाइम मिले मैं एक ट्राई करूंगा कल ही मैं बना दो वीडियो, क्योंकि ये बहुत पीछे भी चला जाएगा सिलेबस, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।